डियर स्टूडेंट्स, उड़ान द फ्लाई में आप लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर रविशंकर पांडे आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। मैंने अपना रिसर्च इलाहाबाद विश्वविद्यालय से कंप्लीट किया है और पिछले 4 सालों से मैं यूइंग क्रिश्चियन कॉलेज में गेस्ट फैकल्टी के रूप में पढ़ा रहा हूँ। आज मैं आप लोगों को बीए थर्ड ईयर के प्रथम प्रश्न को लेकर के आया हूँ और इसके सिलेबस के बारे में आप लोगों से डिस्कशन करना चाहता हूँ। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। ये जो प्रथम प्रश्न पत्र है, फर्स्ट पेपर है, ये कंपलसरी पेपर है। ये मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री दोनों स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी है और इसका नाम है आधुनिक विश्व, मॉडर्न वर्ल्ड 1789 टू 1950। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं यूनिट 1। ये जो यूनिट 1 है आप लोग देख रहे हैं, यूरोप में क्रांति एवं प्रतिक्रिया का युग 1789 टू 1830। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है 1789 में विश्व की परिस्थिति का सिंहावलोकन, फ्रांस की क्रांति की संस्थागत, बौद्धिक एवं तात्कालिक पृष्ठभूमि, क्रांति का प्रारंभ तथा राष्ट्रीय सभा का कृतित्व। मतलब आप लोगों को ये जो प्रथम प्रश्न पत्र है इसकी शुरुआत आप लोगों को फ्रांस की क्रांति से करनी है। इतना तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि शुरुआत आप लोगों को फ्रांस की क्रांति से करनी है और फ्रांस की क्रांति के क्या कारण थे, वहाँ कौन सी ऐसी व्यवस्था थी, ये सब के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। फिर क्रांति का प्रारंभ होता है और जब राष्ट्रीय सभा का गठन होता है तो राष्ट्रीय सभा क्या क्या कार्य करती है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल। फिर उसके बाद जो है हम लोग आते हैं राष्ट्रीय कन्वेंशन तथा डायरेक्टरी के कार्यकालों के घटनाक्रम के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद नेपोलियन का उदय तथा उसके द्वारा फ्रांस का पुनर्गठन। दरअसल फ्रांस की क्रांति को जब मैं पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को बताऊंगा कि 1789 में तो फ्रांस में क्रांति हो जाती है, लेकिन फ्रांस की क्रांति के बाद क्या क्या होता है और जब मैं उसको पढ़ाऊंगा तो डिटेल में बताऊंगा कि कैसे फिर नेपोलियन का उदय होता है और उसके द्वारा फ्रांस का पुनर्गठन किया जाता है। फिर जो तीसरा टॉपिक है वो है नेपोलियन के अधीन फ्रांस का विस्तार तथा उसकी साम्राज्यीय नीति, उसके साम्राज्य के विघटन के कारक, क्रांति तथा नेपोलियन युग का महत्व। मतलब ये जो तीसरा टॉपिक है ये पूरी तरीके से नेपोलियन के कार्यों पर आधारित है। क्या उसने कार्य किया है इसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। फिर नेपोलियन के पतन के क्या कारण थे इसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है और नेपोलियन युग का क्या महत्व है इसके बारे में भी आप लोगों को पढ़ना है। फिर जब 1815 में वाटरलू के युद्ध में जब नेपोलियन की हार हो जाती है तो नेपोलियन युग भी समाप्त हो जाता है और उसके बाद वियना महासम्मेलन, जिसको वियना कांग्रेस भी कहा जाता है, तथा वियना की व्यवस्था के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। फिर यूरोप की संयुक्त व्यवस्था तथा मेटरनिक व्यवस्था के उद्देश्य एवं कार्यों के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। जो पांचवा टॉपिक है वो है औद्योगिक क्रांति की प्रगति एवं प्रभावों का सर्वेक्षण 1870 तक, यूरोप में राष्ट्रवाद एवं उदारवाद का उदय तथा 1830 की क्रांतियाँ। फ्रांस में अब क्रांतियों का दौर शुरू हो जाता है। 1789 के बाद 1830 की क्रांति होती है। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर कौन सी वो ऐसे कारण है कि 1830 में भी फ्रांस में एक क्रांति होती है। फिर हम लोग आते हैं यूनिट 2। इसमें यूरोप में उदारवाद एवं राष्ट्रवाद तथा नव साम्राज्यवाद 1830 से 1914 के बारे में पढ़ना है। इसमें जो पहला टॉपिक है वो है यूरोप में साम्राज्यवादी विचारों एवं आंदोलनों का उदय व प्रसार, 1848 की क्रांतियों के स्रोत, पृष्ठभूमि एवं प्रभाव, ब्रिटेन में उदारवादी प्रजातंत्र का विकास। इसमें जो पहला टॉपिक है इसमें आप लोगों को ये जान लेना चाहिए कि इसमें 1848 में जो फ्रांस में क्रांति हो रही है उसके बारे में पढ़ना है।
कि उस क्रांति के क्या कारण हैं और उस क्रांति की पृष्ठभूमि क्या है और फिर उस क्रांति का क्या समस्त यूरोप पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। फिर ब्रिटेन में उदारवादी प्रजातंत्र का विकास होता है। आप लोग जब सेकेंड ईयर में रहे होंगे तो आप लोगों को गौरवमयी क्रांति आप लोगों ने पढ़ा होगा कि गौरवमयी क्रांति के बाद ही इंग्लैंड में संसदीय परंपरा की शुरुआत हो जाती है। तो फिर जो है अब वहाँ उदारवादी प्रजातंत्र का विकास होता है। जो दूसरा टॉपिक है वह इटली के एकीकरण के चरण तथा मैज़नी, काबूर, गैराबाल्डी एवं नेपोलियन तृतीय की भूमिका। मतलब इटली में जो एकीकरण होता है उसमें मैज़नी, काबूर और गैराबाल्डी का क्या योगदान है ये आप लोगों को पढ़ना है और उसमें नेपोलियन तृतीय की क्या भूमिका है इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। फिर जर्मनी के एकीकरण का गतिक्रम 1815 से 1848, मतलब कि अब आप लोग इटली के एकीकरण के बाद जर्मनी का एकीकरण पढ़ेंगे, उसमें उदार राष्ट्रवादियों के प्रयत्न को पढ़ेंगे और जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की क्या भूमिका है इसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग टॉपिक 3 में आते हैं। ये ऑस्ट्रियाई साम्राज्य है प्रायः 1848 से। इसमें आप लोगों को राष्ट्रवादी आकांक्षाओं के प्रति नीति, 1867 की संधि व उसके परिणाम, रूसी साम्राज्य, सुधारवादी प्रयास व दमन की नीति, 1905 की क्रांति तथा उसका उत्तरवर्त। मतलब इसमें आप लोगों को ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के बारे में पढ़ना है। जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसकी डिटेल में चर्चा करेंगे और साथ ही साथ 1917 के पहले भी रूस में क्रांति होती है 1905 में, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद जो चौथा टॉपिक है वो है उस्मानी तुर्क साम्राज्य, ग्रीस के स्वतंत्रता संग्राम से बर्लिन महासम्मेलन तक पूर्वी समस्या के प्रमुख प्रसंग, बाल्कन क्षेत्र में उत्तर 1878 समस्याएं तथा उस्मानी तुर्क साम्राज्य पर उनके प्रभाव। ये सब पढ़ना है आपको। जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो इसकी चर्चा करेंगे। ये जो 5वां टॉपिक है वो है नव साम्राज्यवाद का उद्भव तथा यूरोपीय देशों का उपनिवेशों के लिए प्रतिद्वंद, यूरोपीय प्रतिस्पर्धाएं, संधियों की व्यवस्था तथा प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ। ये जो 5वां टॉपिक है इसमें आप लोगों को ये जानना है कि प्रथम विश्व युद्ध के पहले यूरोप की जो राजनीतिक और कूटनीतिक व्यवस्था है वो क्या है और किस तरीके से यूरोप में प्रतिस्पर्धाएं होती हैं और संधियों का एक जो दौर चलता है उसी संधियों के कारण ही प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि बनती है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर आते हैं हम लोग यूनिट 3 में। इसमें उद्योग एवं साम्राज्य के युग में यूरोपेतर विश्व को पढ़ना 1919 तक। इसमें आप संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में पढ़ेंगे, वो उसके गृह युद्ध की क्या पृष्ठभूमि है, वहाँ की आर्थिक प्रगति के बारे में आप लोग पढ़ेंगे और विश्व शक्ति के रूप में अमेरिका का कैसे उत्कर्ष होता है इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे अमेरिका जो है लगातार अपना विकास करता जाता है। सबसे पहले तो हम लोग जो है उसके गृह युद्ध के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे अब्राहम लिंकन के समय में गृह युद्ध की स्थिति होती है और कैसे दास प्रथा की समाप्ति होती है। फिर अमेरिका जो है वो आर्थिक प्रगति करता है और विश्व शक्ति के रूप में कैसे उसका उत्कर्ष होता है। फिर जो दूसरा टॉपिक है वो है चीन में अफीम युद्ध तथा चीन में उन्मुक्त आवागमन का सुनिश्चय, पश्चिम विरोधी आंदोलन एवं आधुनिक राष्ट्रवाद का विकास, 1911 की क्रांति तथा उसका उत्तरावर्त, ये पढ़ना है। उसके बाद हम लोग जापान के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे वहाँ तोकुगावा शोगुन व्यवस्था का पतन होता है एवं मेजी पुनर्स्थापना का दौर, मेजी पुनर्स्थापना वहाँ होता है और जापान का आधुनिकीकरण मेजी काल से ही शुरू हो जाता है और विश्व शक्ति के रूप में जापान का भी उदय होने लगता है। चौथा जो है प्रथम विश्व युद्ध के प्रमुख चरण, पेरिस की शांति व्यवस्था। तो जो चौथा टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि ये प्रथम विश्व युद्ध से संबंधित है। प्रथम विश्व युद्ध में क्या क्या घटनाक्रम होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है तो 1919 में पेरिस का शांति सम्मेलन होता है और उस शांति सम्मेलन की क्या क्या प्रावधान होते हैं। उसी में वर्साई की संधि भी होती है और अन्य देशों के साथ भी तमाम संधियाँ होती हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर जो इसका 5वां टॉपिक है वो है रूस की 1917 की क्रांति। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। रूस में जो बोल्शेविक क्रांति होती है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे।
बोल्शेविक सत्ता की स्थापना होती है एवं सुदृढ़ीकरण के बारे में पढ़ेंगे 1924 तक। लेनिन की भूमिका क्या है रूस की क्रांति में तथा रूस की क्रांति का क्या महत्व है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। फिर हम लोग आते हैं यूनिट 4 में। ये अंतर विश्व युद्ध काल में विश्व है, मतलब कि प्रथम विश्व युद्ध के काल से लेकर के द्वितीय विश्व युद्ध के काल तक का पूरे विश्व में क्या क्या घटनाक्रम होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे इटली में फांसीवादी सत्ता की स्थापना होती है, जर्मनी में नाजी सत्ता की स्थापना होती है, मतलब कि यूरोप में जो अधिनायकवादी राज्य व्यवस्थाओं के उद्भव के क्या क्या कारण हैं इटली और फ्रांस के संदर्भ में, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। फिर राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। आप लोगों को मालूम ही है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संघ की स्थापना होती है एवं अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा एवं सहयोग हेतु उसके कार्यों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद महान अंतर्राष्ट्रीय मंदी का जब दौर आता है 1929 में, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे तथा विश्व व्यवस्था पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब भी पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में। फिर हम लोग आते हैं स्टालिन के नेतृत्व में सोवियत संघ का कैसे विकास होता है एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यू डील की पृष्ठभूमि एवं उसका प्रभाव। जो महान आर्थिक मंदी है उससे निपटने के लिए अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने एक न्यू डील प्रोग्राम को लागू किया था, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर आते हैं चौथे टॉपिक में हम लोग ये कमाल पाशा, जिनको अतातुर्क कहा जाता है, तुर्की का पिता कहा जाता है, उनके नेतृत्व में तुर्की का आधुनिकीकरण होता है और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध राष्ट्रवादी प्रक्रियाओं का सर्वेक्षण भी हम लोग पढ़ेंगे 1870 से 1939। फिर पांचवें टॉपिक में हम लोग चीन के बारे में पढ़ेंगे कि कुओमिन्तांग का उदय एवं उनकी नीतियाँ और कुओमिन्तांग के साम्यवादी दल से संघर्ष एवं उसका क्या गतिक्रम है 1949 तक, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। जब हम लोग इस टॉपिक पे आएंगे तो डिटेल में इसकी चर्चा होगी। फिर उसके बाद जापान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे जापान में जो है वो संविधानवाद का अवसान होता है और जापान भी जो है वहाँ सैनिक फाशीवाद का उदय होता है। फिर जापानी साम्राज्य का उदय और कैसे होता है, फिर उसका पतन कैसे होता है 1945 तक, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के तक, तो ये सब चीज़ें भी हम लोग पढ़ेंगे। फिर यूनिट 5 में हम लोग आते हैं ये नवीन विश्व व्यवस्था का आगमन 1939 से 1950, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे एशिया में औपनिवेशिक राष्ट्रवाद की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, जैसे जैसे उपनिवेशवाद का दौर बढ़ता जाता है तो उसका प्रतिरोध भी होता है। तो एशिया में कैसे राष्ट्रवाद की प्रमुख प्रवृत्तियाँ होती हैं और जो लैटिन अमेरिका है और जो अफ्रीका में क्या क्या परिस्थितियाँ हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संकट के मुख्य कारक एवं प्रसंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ के कारकों तथा युद्ध के प्रमुख चरणों की हम लोग समीक्षा करेंगे और द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक उत्तरवर्त, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक क्या कारण है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर शांति संधियाँ कैसे होती है और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र की स्थापना होती है तथा उसके प्रारंभिक कार्यों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर आप लोगों को मालूम है कि द्वितीय विश्व युद्ध जब 1945 में समाप्त हो जाता है तो शीत युद्ध का उदय होता है, शीत युद्ध का विकास होता है। तो उसकी घटनाएं हम लोग 5 सालों में पढ़ेंगे कि 1945 से 1950 के बीच में क्या क्या घटनाएं हो रही हैं। फिर भी उपनिवेशीकरण का दौर आता है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। फिर नवीन राष्ट्रों का उदय होता है क्योंकि अब साम्राज्यवाद कमज़ोर होने लगता है और विभिन्न देशों में जो राष्ट्रवादी आंदोलन शुरू होता है तो नए नए देश जो हैं, नए नए राष्ट्रों का उदय होता है, स्वतंत्र राष्ट्रों का, तो ये हम लोग पढ़ेंगे। फिर जो अंतिम टॉपिक है वो है विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा उद्योग की प्रगति। ये 1900 से हम लोगों को पढ़ना है और 1950 तक पढ़ना है। फिर 1950 में विश्व की परिस्थितियों का सिहावलोकन करेंगे कि 1950 में जो हमारा विश्व है वो कैसा है, किन किन राज्यों में कौन कौन सी व्यवस्थाएं चल रही हैं, ये सब के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। फिर इस प्रश्न पत्र के लिए कौन कौन सी किताबें हैं, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लें। तो सबसे पहले मैं ये किताब जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, जो कैटेलबी की किताब है, CDM कैटेलबी की किताब, ए हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न टाइम्स फ्रॉम 1789, ये इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, आधुनिक विश्व काल का इतिहास, इसको आप लोग देख सकते हैं। फिर ये जो दीनानाथ वर्मा की किताब है आधुनिक विश्व, इसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। फिर उसके बाद ई लिप्सन की किताब भी मिल जाती है हिंदी और इंग्लिश दोनों में, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। और हेजन की किताब आधुनिक यूरोप का इतिहास, इसका हिंदी अनुवाद भी हो चुका है, हिंदी में भी किताबें उपलब्ध हैं
और इंग्लिश में भी मॉडर्न यूरोप आप लोग देख सकते हैं। फिर उसके बाद ये जो एच.एम. बिनाके की किताब है, ये भी जो है मार्केट में उपलब्ध है। वे इंग्लिश और हिंदी दोनों में उपलब्ध है। ए हिस्ट्री ऑफ द फार ईस्ट इन मॉडर्न टाइम्स और सुदूर पूर्व का आधुनिक इतिहास, इसको भी आप लोग देख सकते हैं। फिर जो सबसे महत्वपूर्ण किताब है वो ये है जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में उपलब्ध है, एच.सी. जैन तथा के.सी. माथुर की किताब वर्ल्ड हिस्ट्री ए सर्वे, और हिंदी में इसका नाम है विश्व इतिहास एक सर्वेक्षण। तो इसको आप लोग ज़रूर देखेगा। इसके अलावा भी ढेर सारी किताबें हैं, जैसे एक किताब छूट गई है हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स के लिए मैं बता दूं, लाल बहादुर वर्मा की किताब 1789 टू 1945, ये बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, उसको भी आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। और इंग्लिश में भी एक किताब है बी.बी. राव की किताब जो कि मार्केट में उपलब्ध है, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, वो भी 1789 टू 1950 तक है। तो इस तरीके से ये जो पेपर है जो कि कंपलसरी पेपर है मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री दोनों स्टूडेंट के लिए, आधुनिक विश्व मॉडर्न वर्ल्ड 1789 टू 1950, इस पे तो ढेर सारी किताबें उपलब्ध हैं और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। जब आप लोगों से जब संवाद स्थापित करूंगा तो फिर हम लोग जो है यूनिट 1 शुरू कर देंगे और इसमें फ्रांस की क्रांति की क्या पृष्ठभूमि है इसके बारे में हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे। तो इस तरीके से आप लोग उड़ान द फ्लाई के माध्यम से मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। आप लोग ज़रूर इस पे कमेंट करिए और इसको लाइक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।